डालता है। वहीं आज हम हर्निया, एसिडिटी जैसी हेल्थ प्रॉब्लम्स पर भी चर्चा करेंगे। मेरे साथ आज आगरा के फेमस लैप्रोस्कोपिक गैस्ट्रो और बैरिएट्रिकल सर्जन मयंक जैन जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार, मैं डॉक्टर मयंक जैन। सर, सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगी, मोटापे से जुड़ी आम समस्याएं वैसे होती क्या हैं? मोटापा पहले तो लोग उसको एक बीमारी मानते ही नहीं थे। मोटापा वाज जस्ट कंसिडर्ड एक कॉस्मेटिक डिजीज है, कॉस्मेटिक प्रॉब्लम है। लेकिन अब सब समझने लग गए हैं कि मोटापा एक बीमारी है और ये पूरे शरीर को प्रभावित करती है। सर से लेके पांव तक प्रोबेबली सारे अंगों को ये प्रभावित करती है। जैसा कि आपने कहा कि मेंटल हेल्थ, अगर हम ऊपर से शुरू करें तो मेंटल हेल्थ, साइकोलॉजी, किसी की भी मोटापे, क्योंकि फिजिकल इमेज बॉडी की चेंज हो जाती है तो वो पूरे उसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट आता है, मेंटल उसको प्रॉब्लम्स होती हैं। थोड़ा सा नीचे आते हैं, गले पर आते हैं तो टंग फॉल होता है मोटापे के कारण, जिसके कारण रात को खर्राटे लेना, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया जिसको हम कहते हैं, नींद ना आना, पूरे दिन चिड़चिड़ापन रहना। और थोड़ा नीचे आते हैं तो हार्ट की बीमारियां, बीपी होना, हार्ट अटैक के चांसेस बहुत हाई होते हैं, कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ता है तो मरीज को हार्ट अटैक के चांसेस रहते हैं। सांस की बीमारियां, सांस लेने में दिक्कत, जल्दी सांस फूलना, थोड़ा चलने पर थक जाना। इससे फिर नीचे चलते हैं तो लिवर की प्रॉब्लम्स, फैटी लिवर के साथ जॉन्डिस और बाकी चीज़ें, पैनक्रियाज, डायबिटीज़ बहुत क्लोजली एसोसिएटेड है मोटापे के साथ। जिसको मोटापा है, डायबिटीज़ बहुत हाई परसेंटेज ऑफ लोगों को उनको होती है जी। पेट के और बाकी अंगों के कैंसर्स डायरेक्टली मोटापे से रिलेटेड हैं। बहुत सारे कैंसर्स हैं जिनका इंसिडेंस, जिनके होने की संभावना मोटापे के साथ ज़्यादा होती है। स्पेशली फीमेल्स में पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़, ओवेरियन सिंड्रोम्स, इनफर्टिलिटी का इंसिडेंस मोटापे के साथ बहुत ज़्यादा है। फर्दर पेट के अंदर मोटापे के कारण, क्योंकि पेट की वॉल पर ज़्यादा प्रेशर पड़ता है तो हर्नियास के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए हर्निया बढ़ते हैं। देन और नीचे जाते हैं तो जॉइंट प्रॉब्लम्स, बॉडी का पूरा वेट होता है, ओस्टियोआर्थराइटिस, घुटनों में दर्द, बाकी शरीर में दर्द, बैक पेन। सो ओवरऑल मोटापा पूरे शरीर को प्रभावित करता है। सर, वैसे बहुत लोग मोटापा और हर्निया में डिफरेंस नहीं पता कर पाते हैं कि दोनों में डिफरेंस है क्या और कब ये लक्षण शुरू होते हैं, तो आप थोड़ा सा अगर बता देते हैं तो। मोटापा तो इन जनरल मोटापा है ही। हर्निया एक्चुअली एक अगर सिंपल भाषा में हम बोलें कि जिस बॉडी के अंग को जहाँ होना चाहिए वो वहाँ से बाहर निकलकर दूसरी जगह जा रहा है। तो पेट के अंदर जो अंग है वो बाहर निकलें, या तो पेट के बाहर निकलें या चेस्ट के अंदर घुस जाएं या नीचे उतरना शुरू कर दें, वो हर्निया है। क्यों होता है? बिकॉज जो उसके अंदर की कैविटी के अंदर जो भी कुछ ऑर्गन्स हैं वो उस ज़्यादा प्रेशर के कारण या वॉल की वीकनेस के कारण, जो वीकनेस किसी भी कारण से आ सकती है, उसके कारण वो बाहर प्रोट्रूड करते हैं। इसको हर्निया कहते हैं। और इसका इलाज में हमको उसको वापस उसी जगह पे रिपोजिशन करना होता है और फिर वापस उतरना रोकना होता है जी। अच्छा सर, इसके इलाज की जैसे आपने बात करी, तो इसका इलाज आखिर है क्या? हर्निया का इलाज क्या है? हर्निया, देखिए, कोई भी हर्निया कभी भी अगर डायग्नोस होता है तो उसका इलाज सर्जिकल ही है। अच्छा। कोई भी ऐसा हर्निया नहीं जिसको कि सर्जरी करने की ज़रूरत ना हो। हर हर्निया की सर्जरी होनी है, लेकिन हर हर्निया की सर्जरी इमरजेंसी नहीं है। तो सर्जरीज को हम 3 तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं कि अर्जेंट है, कौन सी प्रायोरिटी है और कौन सी इमरजेंसी है। सो प्रायोरिटी, ऑल हर्निया शुड बी प्रायोरिटी, कैन बी डन ऑन एन इलेक्टिव बेसिस कि भाई ठीक है, अभी हमारी ये प्रायोरिटी लिस्ट में है, मुझको घर पे बच्चों के एग्जाम है, घर पर किसी फैमिली फंक्शन है, शादी है, उससे फ्री होकर हमने प्रायोरिटी पे रखा हुआ है और उसको हमको ट्रीट करवाना है। एक होती है कि अर्जेंसी है, जब हमको लगा कि उसमें दर्द हो रहा है, साइज बढ़ रहा है, कुछ तकलीफ दे रहा है, या कभी कभी वो अटक जा रहा है, अंदर वापस नहीं जा रहा, वो एक अर्जेंसी बन गई। अब हमको अर्जेंट ट्रीटमेंट कराना है, जस्ट प्रायोरिटी नहीं है। उसके बाद है इमरजेंसी, अगर वो अटक गया, उसमें इन्फेक्शन होता दिख रहा है, लाल हो रही है चमड़ी, और उसके कारण बुखार आना शुरू हो गया है, उल्टियां होनी शुरू हो गई, मतलब वो उसमें अटक गया है और सड़ भी रहा है, वो एक इमरजेंसी है। उस समय इमरजेंसी सर्जरी करानी होगी। तो कुल मिलाकर सर, हर्निया की सर्जरी हमें तभी करानी चाहिए जब अर्जेंसी होती है, लेकिन करानी तो है ही, ये निश्चित है। अर्जेंसी के अलावा प्रायोरिटी भी रखना है कि हाँ, हमारे ध्यान में है, हमको उसको जैसे ही हम अपनी कोई एसेंशियल चीज़ों से फ्री होते हैं उसको ऑपरेट करा लेना। अच्छा सर, जैसे आपने बताया सर्जरी करानी होती है और कोई इसका और दूसरा उपाय नहीं है, तो कौन सी सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक या ओपन सर्जरी, कौन सी बेहतर है? अगर पुराने समय से देखें तो ओपन सर्जरी के बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, बहुत दिनों से होती चली आ रही है और लॉन्ग टर्म उसने इतने अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं। बट फिर भी लैप्रोस्कोपिक सर्जरी पिक्चर में आई और पिछले लगभग 20 साल से लैप्रोस्कोपिक सर्जरी ने
और बेहतरीन रिजल्ट्स दिए हैं। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की जो अपनी रेगुलर एडवांटेजेस, रेगुलर उसके फ़ायदे हैं कि कॉस्मेसिस है, पेन कम है, अर्ली बहुत जल्दी आदमी काम पर वापस जा पाता है, पेन कम होने के कारण उसको कुछ दवाइयाँ कम लेनी पड़ती हैं, पेन किलर्स कम लेने होते हैं। आपको टोकना चाहूंगी, ये पूछूंगी, ओपन सर्जरी और लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में दोनों में डिफरेंस अगर आप बता देते एक बार। ओपन सर्जरी वही भी सर्जरी जो हम खोल कर लंबा चीरा देकर और उसके साथ ऑपरेट करेंगे। अच्छा, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी जो हम छोटे छोटे छेदों के द्वारा पूरा ना काटा और दूरबीन की मदद से अंदर का दृश्य देखते हुए और स्पेशलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट से वीडियो टीवी के साथ उसके असिस्टेंट के साथ फिर हम ऑपरेट करेंगे। अच्छा। तो उसमें पूरे हाथ अंदर जगह पर नहीं जाते, वो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो फाइन इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं और वीडियो असिस्टेंस के साथ दूरबीन के साथ वो ऑपरेट किया जाता है। ओके, तो सर आप बता रहे थे लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के बारे में कि उसकी क्या, उसकी जो रेगुलर एडवांटेजेस हैं वो वही हैं कि दर्द कम होना, जल्दी आप वापस काम पर जा सकते हैं और कॉस्मेसिस, क्योंकि स्कार बहुत छोटा होता है तो वो दिखता कम है। इसके अलावा जो अब लेप्रोस्कोपिक सर्जरी ने रिजल्ट्स दिए हैं, क्योंकि उसके लंबे समय के रिजल्ट्स आए हैं, तो ये पाया गया है कि अच्छी लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के साथ इवन रिकरेंस, दोबारा होने की संभावना उससे और कम होती पाई जा रही है जो ओपन सर्जरी के रिजल्ट्स थे। तो अभी लैप्रोस्कोपिक सर्जरी इन टर्म्स ऑफ रिकरेंस उससे और बेहतर हो गई है। अब आज के टाइम में मैशेस बहुत एडवांस्ड हो गई हैं जो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में यूज़ किए जाते हैं, जो जाली यूज़ करते हैं। बहुत तरह की मैशेस आ गई हैं जिनसे हम बहुत अच्छी रिपेयर दे सकते हैं। रिजल्ट्स लॉन्ग टर्म पेन फ्री काफ़ी अच्छे हैं। जी सर, अच्छा सर्जरी हो गई तो सर्जरी के बाद व्यक्ति को क्या सावधानियां बरतनी बहुत ज़रूरी हैं अगर सर्जरी करवाता है तो? सर्जरी के बाद रूटीन जो सावधानियां बरतनी हैं, जो डॉक्टर्स ने इंस्ट्रक्शन दिए हैं, दवाइयों को उस तरीके से फॉलो करना है। कुछ स्पेशल जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो दिए जाते हैं कि कभी भी अगर बुखार आए, कभी स्पेशलाइज्ड उस जगह पर जहां हर्निया का ऑपरेशन हुआ है दर्द हो, तुरंत डॉक्टर को वापस जाके कंसल्ट करें। और फिर भारी वजन ना उठाना, ज़मीन पर नहीं बैठना, एक्सरसाइजेस, पेट की एक्सरसाइजेस जिससे कि उस जगह पर अभी जल्दी जोर पड़े, वो करीब करीब 1.5-2 महीना, मैक्सिमम 3 महीने के लिए अवॉइड करना चाहिए। यूजुअली डॉक्टर्स बेल्ट या कोई सपोर्ट और एडवाइस कर देते हैं जो उनको पहनने से जिस जगह पर ऑपरेट हुआ है फॉर फर्स्ट 1-1.5 मंथ्स, 4 से 6 हफ्ते के लिए थोड़ा सपोर्ट रहता है तो दर्द भी कम आता है और रिकरेंस लेवल्स थोड़ा ऐसा सोचा गया है कि शायद उससे कम होते हैं। सर एक और चीज़ पूछना चाहूँगी, एसिडिटी की समस्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। आप यंग जनरेशन में देख लीजिए, आप बुजुर्गों में भी देख लीजिए, एसिडिटी का बढ़ने का ये कारण आज के दौर में क्या है? क्या ये लाइफस्टाइल की वजह से है? क्या रीजंस हो सकते हैं? एसिडिटी मतलब पेट में एसिड ज़्यादा बनना। नॉर्मली हमारे शरीर की जिस तरह से रचना की गई है, पेट के अंदर एसिड बनता है जो डाइजेशन में काम आता है, जिसका काम एंजाइम्स को एक्टिवेट करना है वहाँ की पीएच को कम रखते हुए। अब एसिडिटी किसी किसी को या तो इस कारण हो सकती है कि एसिड ज़्यादा बन रहा है, या जो उससे भी ज़्यादा कॉमन होता है कि एसिड जो बन रहा है वो लौट कर छाती की तरफ आ रहा है, जिससे किसी किसी को खट्टी डकारें आना, छाती में जलन होना, मुंह में कड़वा पानी के जैसा महसूस होना, उल्टी के जैसे इच्छा होना, ये सब फीलिंग्स आती हैं। तो हमको ये देखना होता है कि ये एसिडिटी हो क्यों रही है। लाइफस्टाइल इसका बहुत बड़ा रीज़न है, लेकिन इसके साथ साथ जो खाने पीने के अलावा स्ट्रेस भी एसिडिटी का बहुत इंपॉर्टेंट कारण है। तो लाइफस्टाइल मतलब साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट और जो फूड है, फूड दोनों ही इसके इंपॉर्टेंट रीजंस हैं। अगर हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करते हैं तो एसिडिटी पे डेफिनेट इम्पैक्ट आता है और हर किसी को लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन सजेस्ट करना चाहिए, खाने के टर्म्स में भी और थोड़ा बहुत अपने साइकोलॉजिकल हेल्थ के लिए भी। सर अगर आप कुछ सजेशन देना चाहेंगे कि अगर आप एसिडिटी की समस्या से परेशान हैं तो क्या एक रूटीन फॉलो करना चाहिए? खाना कितने बजे तक खा लेना चाहिए? कितना एक गैप होना चाहिए? बहुत ज़रूरी होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एसिडिटी के पेशेंट्स को उनको एक फिक्स्ड लाइफस्टाइल अगर फॉलो करते हैं तो उससे डेफिनेट इम्पैक्ट आता है। जैसे कि आपने बिल्कुल ठीक बोला कि कितना गैप्स होना चाहिए, कितने समय तक खा लेना चाहिए। हम एडवाइस करते हैं कि किसी को बहुत ज़्यादा एसिडिटी है तो रात को सोने से करीब 2 से 3 घंटे पहले खाना खा ले। अगर आप सोने से 2-3 घंटे पहले खाना खा लिए हैं और लास्ट में कुछ नहीं खाए हैं तो ओवरनाइट रिफ्लक्सेस जो होते हैं वो काफ़ी कम हो जाते हैं। सो रात को सोने से कुछ समय पहले खाना खाना, फुल पेट पूरा भर कर खाना नहीं खाना चाहिए, थोड़ा सा पेट खाली रखें तो उससे रिफ्लक्सेस होने की संभावना कम होती है, एसिड पीछे कम लौटता है, ये भी फायदेमंद रहता है।
किसी को जो बहुत रिफ्लक्सेस होते हैं तो सिरहाना उसका ऊपर कर दिया जाता है, सिर वाला सिरहाना बिस्तर का थोड़ा सा ऊपर उठा दिया जाता है, तो रात को सोते वक्त एसिड पीछे लौटकर ना आए। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। नगर पालिका धनोरा जनपद अमरोहा की तरफ से सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। पालिका अच्छी नागरिक सुविधाओं के लिए नगर के सभी नागरिकों से निम्न अपेक्षा करती है। नगर आपका है, इसे साफ सुंदर बनाए रखने में सहयोग दें। सड़कों पर कूड़ा न डालें, कूड़ा कचरा कूड़ेदान में ही डालें। पानी बहुमूल्य है, इसकी बचत करें। जल बचाएं, जल ही जीवन है। नगर पालिका की प्राथमिकता अधिक से अधिक संख्या में वृक्षारोपण करना है। परिवार में हुए जन्म अथवा मृत्यु का पंजीकरण पालिका में यथाशीघ्र कराएं। पर्यावरण की दृष्टि से वृक्षारोपण अवश्य कराएं। पॉलिथीन का उपयोग बिल्कुल न करें। पालिका के सभी करों एवं शुल्कों का नियमित रूप से भुगतान करें। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में पालिका का सहयोग करें। प्रवीण अग्रवाल, अध्यक्ष नगर पालिका परिषद धनोरा जनपद अमरोहा, उत्तर प्रदेश। कुछ एक ये साधारण सी चीज़ें हैं। अदरवाइज खाने के लिए वही चिकनी चीज़ों को, चिकनाई को थोड़ा सा कम सेवन करना, ज़्यादा मसाले जो हमारे खाने में हम रूटीनली लेते हैं, बाहर का खाना, फास्ट फूड्स, इन सब को अगर हम अवॉइड करेंगे तो खाने में ये परिवर्तन करने से एसिडिटी पे डेफिनेटली चेंज आता है। जी सर, अल्कोहल या स्मोकिंग का भी असर होता है कहीं ना कहीं एसिडिटी से? बहुत स्ट्रांगली स्मोकिंग बहुत स्ट्रांगली लिंक्ड है एसिडिटी के साथ। स्मोकिंग तो ये माना जाएगा कि उसको तुरंत छोड़ देनी है। स्मोकिंग इज टू बी क्विट इमीडिएटली अगर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही है। एंड अदरवाइज ऑल्सो स्मोकिंग इज, वी ऑल नो इट इज इंजूरियस टू हेल्थ, तो स्मोकिंग हैज टू बी स्टॉप्ड। इवन अल्कोहल हैज अ लिंक टू एसिडिटी, और हमको अल्कोहल इंटेक को भी कम करना होगा। सर, अगर हाइटिस हर्निया की बात करूं तो इसकी समस्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। फर्क क्या है हाइटिस हर्निया और हर्निया में? हाइटिस हर्निया भी एक हर्निया का ही टाइप है, बस इसमें जैसे हमने अभी बोला कि कभी कभी एसिड ऊपर लौटता है, छाती की तरफ आता है। वो आने की वजह होती है कि स्टमक ऊपर की तरफ, छाती की तरफ पेट छोड़ के ऊपर हर्निएट कर गया है। अब इसके कारण जो एसिड बन रहा था स्टमक में और पेट के अंदर रह रहा था, अब वो छाती में जाने लगा, तो पूरी छाती में जलन जैसी फीलिंग आना और उससे एसिडिटी फील होना जैसा महसूस होता है। तो हाइटिस हर्निया इज स्टमक छाती में जा रहा है और उसके कारण पूरे शरीर को, पूरे गले को और छाती को उसमें एसिड तेजाब का फीलिंग आ रहा है, उसका सेंसेशन आ रहा है। तो इट्स एक्चुअली अ टाइप ऑफ हर्निया ओनली। तो सर, इसके लिए भी मेरे ख्याल से आप अगर सजेस्ट करेंगे तो मेरे ख्याल से लाइफस्टाइल में बदलाव जरूरी ही होगा। हाइटिस हर्निया का ट्रीटमेंट भी सबसे इंपॉर्टेंट वही है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। डिपेंडिंग ऑन द ग्रेड, कितना स्टमक ऊपर आ चुका है, थोड़ा आया है, थोड़ा सा हर्निएशन है, थोड़ा सा स्फिंक्टर रिलैक्स्ड है, तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन सफिशिएंट होता है। बट लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कहना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल होता है। आप किसी को 30 साल 25 साल पे ये नहीं कह सकते कि आप आजीवन बाहर का खाना नहीं खाओ, आप रात को 3 घंटे पहले खाना खाएंगे। सर, एक और चीज़ पूछना चाहूँगी, क्या हाइटिस हर्निया का कोई परमानेंट इलाज या कोई सर्जरी है? जैसे फर्स्ट हमने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करा, कुछ पेशेंट्स को उसमें सिम्टोमेटिक इम्प्रूवमेंट आ जाता है, कुछ को नहीं आता। नेक्स्ट स्टेप हम जाते हैं मेडिसिन पर। स्पेशलाइज्ड मेडिसिन हैं जो डॉक्टर्स एडवाइस करेंगे। अ गुड नंबर ऑफ पेशेंट्स, मेजॉरिटी को उससे आराम आ जाता है। बट अगेन दीज मेडिसिन वुड हैव टू बी टेकन, लंबे समय तक उनको वो दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी, क्योंकि जैसे ही वो ये दवाइयाँ बंद करेंगे सिम्टम्स वापस रिकर करने शुरू हो जाएंगे। तो दवाइयाँ भी यंग पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छी चॉइस नहीं है। परमानेंट और डेफिनेट इलाज जैसा आपने भी पूछा, उसके लिए सर्जरी है।
कि एक बार सर्जरी कर लेने से उसके बाद दवाइयों की आवश्यकता एकदम ख़त्म हो जाती है। हालांकि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन फिर भी एडवाइसेबल रहेगा कि रोज़ की दिनचर्या को हम ख़राब नहीं करेंगे, बट ये सर्जरी करके हम स्टमक को नीचे वापस ले लेते हैं। ये सर्जरी भी पूरी तरह से दूरबीन से हो जाती है और बहुत अच्छे रिजल्ट्स देती है। तो इसके लिए हर्निया के लिए, हाइटस हर्निया के लिए सर्जरी भी बहुत अच्छे से की जा सकती है, यंग स्पेशली यंग पेशेंट्स में, जिसमें हमको पता है कि उनको अगले 40 साल तक दवाइयाँ खानी पड़ेंगी, तो सर्जरी कर लेना बेहतर ऑप्शन है। सर कहीं ना कहीं BMI अगर लोग अपना चेक करते रहे रूटीनली, तो कहीं ना कहीं ये भी उनको बहुत ज़्यादा फायदा दे सकता है। बेसल मेटाबॉलिक इंडेक्स WHO ने डिवाइस किया ये बताने के लिए कि ओबेसिटी क्या है। जैसे हम पुराने समय से किसी को मोटापा है या नहीं है ये डिफाइन करने के लिए भाई आपका वजन कितना है ये कह देते थे, बट दिस इज़ वेरी क्रूड। किसी की हाइट ज़्यादा है, किसी की हाइट कम है, तो सिर्फ वजन से हम उसका मोटापा नहीं बता सकते। ऐसे ही कमर का नाप कि भाई कितना नाप है उससे हमने बता दिया इससे ज़्यादा है तो मोटापा है या नहीं है, ये सब नहीं हो सकता। तो WHO ने इन दोनों चीज़ों को स्क्रैप किया और BMI के बेसिस पे मोटापा बताना शुरू किया कि मोटापा है क्या। उन्होंने बोला कि अगर हाइट, वेट और हाइट के स्क्वायर का रेशियो, एक फिक्स्ड रेशियो जो आता है वो लेस देन 25 है, मींस स्पेसिफिकली 18.5 से 25 है, तो आदमी नॉर्मल वेट है। 25 to 30 अगर ये रेशियो आता है तो वो ओवर वेट है, और मोर देन 30 है तो वो ओबीज है। तो इस तरीके से उन्होंने ओबेसिटी को फर्दर और आगे क्लासिफाई किया गया है, बट वो मेडिकल टर्म्स हैं। तो इससे हमको पहले तो ये पता लगता है कि ओबेसिटी क्या है। ये आराम से घर पर किया जा सकता है। आप अपना माप लीजिए, हाइट लीजिए और वेट लीजिए। वेट इन किलोग्राम्स को हाइट के इन मीटर्स से के स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए और आपका BMI आ जाएगा। कीप चेकिंग कि आपका BMI कितना है। अगर आपको लगता है कि आप 25 के ऊपर जा रहे हैं, मीन्स ओवरवेट कैटेगरी में आ रहे हैं, तो आपको ध्यान देना है अपनी डाइट में, अपनी एक्सरसाइज में, अपने रेगुलर शेड्यूल में। सर जैसे डाइट की अगर आपने बात करी, तो आप कुछ डाइट को लेकर कुछ अगर हमारे पेशेंट्स को या जनता को बताना चाहें कि किस तरह से उन्हें दिन की शुरुआत करनी चाहिए अपने रेगुलर दिन फॉर ओबेसिटी या फॉर अ रेगुलर प्रिवेंटिव पर्पस। जैसे एक हम स्वस्थ हैं और आगे भी स्वस्थ रहना चाहते हैं, हमको सुबह की शुरुआत, एक पानी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी बॉडी का 60% हिस्सा पानी होता है, तो पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। रोज़ दिन में 4-5 लीटर पानी होना चाहिए। अच्छी हैबिट यह है कि सुबह आप 2 ग्लास पानी लें। डाइट में हमको हमारा कॉम्पोजिशन ऐसा होना चाहिए कि एडिक्वेट मात्रा में प्रोटीन मिले, स्पेशली इन इंडियन सिनेरियो जब हम वेजिटेरियंस बहुत ज़्यादा हैं, प्रोटीन की मात्रा कम हो जाती है और स्टार्च और फैट की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, जिसके कारण ओबेसिटी बढ़ रही है। तो प्रोटीन की मात्रा, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो वेजिटेरियन प्रोटीन्स उसको प्रॉपर लेना है आपके वेट के हिसाब से, आपके डाइटिशियन के कंसल्टेशन के हिसाब से। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, पल्सेस, दालें, सब्जियां, डिपेंडिंग अपॉन जोग्राफिकल लोकेशन, ईस्ट में कुछ और डाइट पैटर्न है, वेस्ट में कुछ और है, साउथ में कुछ और है, तो आपके रीजनल अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, रीजनल अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज और मौसम उपयुक्त फल और सब्जियां, उनको लेना ही सबसे उपयुक्त है। हमको ऐसा नहीं करना है कि यही वाला फल खाना है या यही सब्जी खानी है तो ये अच्छी है। मौसम के अनुसार सब चीज़ों का सेवन करें, प्रोटीन एडिक्वेट मात्रा में लें, पानी भरपूर लें। ये डाइट ठीक डाइट होती है इन ग्रॉस टर्म्स। जी सर, जैसे आप इतने टाइम से पेशेंट से डील कर रहे हैं, आपके पास कई सालों से पेशेंट्स आते जा रहे होंगे, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, कई बार स्ट्रेस को लेकर भी बहुत सवाल उठता है कि आज की जनरेशन में ये स्ट्रेस इतना बढ़ता जा रहा है वाकई? स्ट्रेस बहुत सारे कारणों से है। दिस इज़ इन जनरल उसके काम, उसके डेली कंपटीशन इन लाइफ, ये देखना कि क्या अचीव किया, कहाँ पर पीछे रह गया। तो स्ट्रेस बहुत सारे कारणों से है, और डेफिनेटली जैसे जैसे पॉपुलेशन, जैसे जैसे बाकी चीज़ें होती जा रही हैं, राइट फ्रॉम द चाइल्डहुड, बच्चा जब स्कूल जा रहा होता है उसको इतने नंबर लाने हैं, ये वाले एग्ज़ाम में पास होना है, फिर जब वो अपने कैरियर में जाता है तो उसको तो रोज़ स्ट्रेस दिनचर्या में बहुत ज़्यादा है, और मेंटल हेल्थ पूरी बॉडी की हेल्थ को डेफिनेटली अफेक्ट करती है, हर सिस्टम को अफेक्ट करती है, हर ऑर्गन को अफेक्ट करती है। जी सर, एक और चीज़ पूछना चाहूँगी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी जैसे आपने बताई, ये और किस किस चीज़ के लिए बहुत काम आती है? आज की डेट में लैप्रोस्कोपिक सर्जरी से पेट की नियरली सारी सर्जरीज की जा सकती हैं। तो जैसे हमने अभी हर्निया पे बात की, बहुत कॉमनली गॉल ब्लैडर सर्जरीज, पेट के अंग की, स्टमक की, कोलन की, बड़ी आंत की, छोटी आंत की, पैनक्रियास की, सब सर्जरीज, नियरली सब सर्जरीज आज की डेट में ये की जा सकती हैं। इवन कैंसर सर्जरीज हैव गिवन वेरी गुड आउटकम, बहुत अच्छे रिजल्ट्स के साथ दूरबीन के द्वारा लैप्रोस्कोपिक सर्जरी की जा रही हैं।
गायनेकोलॉजिकल सर्जरीज बहुत अच्छे रिजल्ट्स के साथ करी जा रही हैं और लैप्रोस्कोपिक सर्जरी ने अब मोर देन 50% ऑफ द वर्क, ज़्यादातर काम उस पर शिफ्ट हो गया है। कुछ एक सर्जरीज जैसे अगर हम सिंपली कहें तो शायद एक सिजेरियन वो सर्जरी है जो लैप्रोस्कोपी से नहीं हो सकता, बाकी तो शायद सब कुछ हो जाएगा। सर जैसे एक और चीज़ पूछना चाहूँगी, मौसम जब बदलता है लोगों में आप देखेंगे बहुत ज़्यादा तनाव बढ़ेगा, किसी की तबीयत खराब हो रही, बुखार जुकाम ये कंटिन्यू बढ़ने लगता है, तो ऐसे टाइम पे क्या चीज़ें हमें अवॉइड करनी चाहिए, क्या चीज़ें हमारे लिए बेहतर हैं, ऐसा क्या है? रेगुलर डाइटरी चीज़ें जैसे हमने बात की, गुड अमाउंट ऑफ वाटर, अच्छी डाइट, एक स्वस्थ पौष्टिक खाना, अच्छी नींद, एक प्रॉपर 6 से 8 घंटे की नींद, उसको बीच में नॉन डिस्टर्बिंग नींद डिपेंडिंग ऑन आपकी लाइफस्टाइल के हिसाब से उतनी नींद बिना डिस्टर्बेंस के साथ होनी चाहिए। अगर आपको कोई हेल्थ हज़ार्ड है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, उसकी टाइम टू टाइम दवाई, आप एलर्जिक हैं धूल से, आप एलर्जिक हैं मौसम के चेंज से, तो रेगुलर डॉक्टर का कंसल्टेशन। आफ्टर 40 आई वुड से 1 से 2 साल के बीच के अंतराल पर आपके रेगुलर अपने ब्लड टेस्ट कराएं और डॉक्टर के साथ कंसल्टेशन करें, जिससे कोई भी बीमारी स्टार्टिंग में ही पकड़ी जा सके, वो आगे लंबी ना हो, वो आगे बढ़े ना। सही समय पर पकड़ने के बाद आज शायद सभी बीमारियों का इलाज मौजूद है। हाँ, अगर हम लेट हो जाते हैं, उसको इग्नोर करते हैं, बाद में बढ़ जाती है, तब वो मुश्किल हो जाती है। सर डिप्रेशन और एंजाइटी के केस भी लगातार बढ़ रहे हैं, इसको लेकर क्या बताएंगे आप? डिप्रेशन, एंजाइटी, वही बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स की जो कॉम्पिटिटिवनेस है, इसके कारण डिप्रेशन नेचुरली आता है, एंजाइटी भी आती है। हमारे पुराने जो सिस्टम है उसमें योगा का बहुत इम्पॉर्टेंट महत्व रहा है। सुबह या शाम एक बार आधा घंटे का योगा, एक्सरसाइज, ध्यान लगाना, ये सब हम छोड़ चुके हैं, हम फास्ट लाइफ में घुस गए हैं। अगर हम योगा, ध्यान लगाना, इन सब चीज़ों पर थोड़ा भी टच करते हैं, एक सोशल बॉन्डिंग, क्या हम आधा घंटा दोस्तों के साथ, परिवार के साथ, उनके साथ बैठ रहे हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं, बच्चे अपनी जगह हैं, 2 लोग हैं वही घर पर हैं, तो वी नीड टू टॉक टू पीपल। अगर हम सबके साथ मिल रहे हैं, अपनी सोसाइटी में, अपने पड़ोस में, अपने परिवार में, घर के अंदर भी, तो लोगों से बात करना, लोगों के साथ मिलना, आई थिंक दैट दिस टेक्स केयर्स ऑफ एंजाइटी, डिप्रेशन एंड एवरीथिंग। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी शेयर करने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ भारत अपडेट के साथ। तुम लोग मुझे ढूंढ रहे हो और मैं तुम्हारा